नंबर 1, क्रिएटिव विजन। क्रिएटिव विजन कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका जिक्र लोग अपनी डेली की बातचीत में करते हैं। कोई शायद ये सोचे कि ये टर्म ऑफ आर्ट और लिटरेचर की फील्ड में ज़्यादा फिट होता है, लेकिन सोशल वर्कर और इंडस्ट्रियलिस्ट एंड्रयू कार्नेगी के लिए क्रिएटिव विजन एक ऐसी चीज़ है जिसमें सबको मास्टर बनना चाहिए। ऑथर के हिसाब से क्रिएटिव विजन का मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने और उन पर एक्शन लेने की एबिलिटी है। क्रिएटिव विजन का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है इमेजिनेशन। तो आगे ये बताते हैं कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है, सिंथेटिक और क्रिएटिव। सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है आइडियाज़ और प्रिंसिपल को जोड़कर एक ओरिजिनल आइडिया बनाना, लेकिन आज के टाइम में कुछ भी पूरी तरह से ऑथेंटिक नहीं है। ऑलमोस्ट हर किसी के पास कोई ना कोई आइडिया है, इसलिए सिंथेटिक इमेजिनेशन का मतलब है पुराने आइडियाज़ को रीअरेंज कर उनसे कुछ नया क्रिएट करना। ऐसा इंसान जिसने सिंथेटिक इमेजिनेशन यूज़ किया हो उसका बेहतरीन एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। उन्होंने इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प यानी गर्म होने के कारण लाइट प्रोड्यूस करना, इसे बोलचाल की भाषा में बल्ब कहते हैं, इस डिस्कवरी के लिए दो पुराने प्रिंसिपल यूज़ किए थे। पहला था एनर्जी और दूसरा प्रिंसिपल था इलेक्ट्रिक लैम्प। हालांकि इलेक्ट्रिक लैम्प ज़्यादा देर तक नहीं टिकते थे। इसमें लाइट जलती थी क्योंकि उसमें तार के टुकड़े थे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी से जुड़े हुए थे। इससे एक वाइट ग्लो यानी सफेद चमक पैदा होती थी। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक लैम्प के मेटल को जल्दी जला देती थी, तो एडिसन को इसके बजाय चारकोल यूज़ करने का आइडिया आया। चारकोल इलेक्ट्रिक एनर्जी से कई घंटों तक जल सकता था। क्रिएटिव विजन को आपकी इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो आपको चाहिए उसके लिए आपको अपना सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए। अपनी इमेजिनेशन डेवलप करते वक्त आपको कुछ चीज़ें याद रखनी होगी। पहला है डेफिनाइटनेस ऑफ पर्पस प्रिंसिपल, यानी पर्पस पक्का करना। फाइनेंशियल फायदे का थॉट इमेजिनेशन को बढ़ावा दे सकता है। सुनने में चाहे ये कितना ही छोटा लगे, पर पैसा लाइफ को कुछ हद तक ईजी बना देता है। अपने साथ ये पॉपुलैरिटी भी लेकर आता है। सेकंड है मास्टरमाइंड ऑफ प्रिंसिपल। ये तब होता है जब एक ग्रुप टेबल पर बैठकर किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के तरीके ढूंढता है या कोई अच्छा बिजनेस आइडिया निकालता है। ये इमेजिनेशन को यूज़ करने का एक अच्छा तरीका है क्योंकि सब अपने दिमाग में एक पर्पस लेकर चलते हैं। थर्ड है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल प्रिंसिपल। मान लो कोई औरत वो काम करती है जो उसे पसंद है, जैसे एना को एनिमल रेस्क्यू यानी जानवरों को बचाना पसंद है। उसे जानवर इतने पसंद हैं कि वो उनके साथ वक्त गुजारने के और भी तरीके ढूंढना चाहती है। जानवरों के लिए एना का पैशन उसके सिंथेटिक और क्रिएटिव इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करता है। फोर्थ है अप्लाइड फेथ प्रिंसिपल। आप चाहे जिसमें भी विश्वास करते हो, आपका फेथ इमेजिनेशन का बड़ा सोर्स बन सकता है। हिस्ट्री में ऐसे कई फेमस लोग हुए हैं जो अपने फेथ की वजह से ही वो बन पाए हैं जो वो बनना चाहते थे। फिफ्थ है ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल एंडेवर प्रिंसिपल। कुछ क्रिएटिव करने के लिए इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करने का ये एक डायरेक्ट अप्रोच है। इसका एक एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन का इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक लैम्प का इन्वेंशन। नंबर 2, ऑर्गेनाइज्ड थॉट। क्या आपने कभी पहले अपने थॉट्स के बारे में सोचा है? क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया है कि आप कैसे सोचते हैं? ज़्यादातर लोगों की तरह आपका जवाब भी शायद ना होगा। आप जो चाहते हैं अगर उसे पाना है तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कैसे सोचते हैं। इसलिए आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना होगा। इसे आप दो तरीकों से कर सकते हैं, इंडक्टिव या डिडक्टिव रीजनिंग के जरिए। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जब आपके थॉट्स अनजान फैक्ट को मान लेने पर बेस्ड होते हैं। जब आसमान में बादल छाए हुए हों और कुछ अंधेरा सा होता है तो आप अपने साथ छाता लेकर बाहर निकलते हो, ये इंडक्टिव रीजनिंग है। डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जब आपके थॉट्स जाने हुए फैक्ट्स पर बेस्ड होते हैं। जैसे मान लो पीटर को बैचलर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी अब तक शादी नहीं हुई है। ये रीजनिंग ओपिनियन बर्दाश्त नहीं करते। ओपिनियन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्यों? वो इसलिए क्योंकि ओपिनियन बाइज्ड होते हैं। इसलिए अपने थॉट को एक्यूरेट तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको दूसरों की राय नहीं सुननी चाहिए। कई बार फैक्ट और ओपिनियन में फ़र्क करना मुश्किल होता है। ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑथर नेपोलियन चाहते हैं कि लोग ओपिनियन के बारे में जानें। इस पर तभी भरोसा किया जा सकता है जब ओपिनियन फैक्ट पर बेस्ड हो। रेने हर बात पर अपनी राय रखने वालों में से है। हर बातचीत में वो अपने विचार जरूर रखती है। हमें समय समय पर अपने इन्फॉर्मेशन के सोर्स को डबल चेक करते रहना चाहिए। इससे आपका माइंड अलर्ट और शार्प रहता है। ब्रैंडन खुद को दुनिया की खबरों के साथ अपडेट रखना पसंद करता है।
तो इस बात का हमेशा ख्याल रखता है कि वो डेली न्यूज़ पढ़े, अलग अलग मीडिया आउटलेट से उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं जो उसे चाहिए। लेकिन ब्रेंडन जो भी खबर पढ़ता है उन पर आंख मूंद कर यकीन नहीं करता है। वो ये भी पक्का करता है कि जिस मीडिया आउटलेट या रिपोर्ट जो वो पढ़ रहा है वो ऑथेंटिक और जानी मानी हो। इसके अलावा ब्रेंडन ये भी जानता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर हर न्यूज़ रिपोर्ट की अपनी अलग राय हो सकती है। इसलिए वो ये श्योर कर लेता है कि वो सिर्फ अनवाइज रिपोर्ट और जर्नलिस्ट की रिपोर्ट ही पढ़े, यानी जो बेवजह किसी एक पक्ष को सपोर्ट नहीं करते हैं। हर बात पर सवाल उठाओ। जब तक तुम्हें यकीन नहीं हो जाता कि कोई चीज़ फैक्ट पर बेस्ड है तब तक और जानकारी जुटाते रहो। ऑर्गेनाइज थिंकिंग में टाइम लगता है और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कंट्रोल्ड हैबिट। जब तक आप इसे कंट्रोल्ड हैबिट नहीं बना लेंगे आप ऑर्गेनाइज थिंकिंग नहीं कर सकते। इसे कुछ इस तरह सोचो कि आपका माइंड एक कैमरा जैसा है, इसमें कई इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि किस चीज़ पर फोकस करना है तो आपका माइंड सब कुछ कैप्चर करता रहेगा। कंट्रोल्ड हैबिट आपके कैमरा को फोकस रहने में हेल्प करेगा, यानी आप फोकस करके जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, काम की है, उसे अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हो। बात जब कंट्रोल्ड हैबिट की आती है तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? इसे आप डेफिनाइडनेस ऑफ पर्पस के जरिए करते हो। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए आप हेल्थी और फिट होना चाहते हो, आप शिकायत करते हो कि आपका वेट कितना बढ़ गया है, फिर आप अपने हेल्थ को लेकर और ज़्यादा अवेयर होने का डिसीजन लेते हो। हालांकि आपके फिट और हेल्थी बनने की इच्छा सिर्फ एक इच्छा है, आप अब भी वही खा रहे हो जो आपके लिए हेल्थी नहीं है। आप हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे हो। आपने अपने आसपास पर के माहौल में कोई बदलाव नहीं किया। कंट्रोल्ड हैबिट के लिए विल पावर चाहिए होता है। आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए अवेयर होकर एफर्ट करना होगा। आप अब आसानी से हर चीज़ पर यकीन नहीं करते। जिन चीज़ों के बारे में आप जानना चाहते हो उनके बारे में और जानने के लिए आप रिसर्च करते हो। एमिली कोए जो एक साइकोलॉजिस्ट और फार्मासिस्ट थे, थॉट हैबिट या अफर्म्स की पावर में पूरा यकीन रखते थे। पेनेलोप ने आखिर अपनी बेकरी खोलने की हिम्मत की। बैंकिंग हमेशा से ही उसका पैशन रहा था। पेनेलोप जानती थी कि एक बिजनेस स्टार्ट करना लंबा और मुश्किल सफ़र है। उसे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसों और बाकी रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। इसलिए पेनेलोप ने हर काम की एक लिस्ट बनाई जो उसे पूरा करना था। उसने ये भी ध्यान रखा कि वो एक दिन में ही टास्क करेगी। उसने अपना टाइम और एफर्ट्स अपने ड्रीम के अचीव करने पर लगा दिया। अब क्योंकि वो हमेशा अपनी लिस्ट पर काम करती रहेगी तो साथ ही साथ उसने अपना फिजिकल रेपुटेशन भी दिखाया। साथ ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी कम मत समझो। जो भी एनर्जी आप दुनिया को दोगे दुनिया उसे वापस आपको लौटाएगी। अगर आप हमेशा ब्राइट साइड देखने की आदत डालोगे तो आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें होने लगेंगी और सेम यही चीज़ नेगेटिव के साथ भी कही जा सकती है। नंबर 3, कंट्रोल्ड अटेंशन। कंट्रोल्ड अटेंशन हैबिट जितना ही जरूरी है। नेपोलियन इस बात पर जोर देते हैं कि कंट्रोल्ड अटेंशन उन प्रिंसिपल में से एक है जो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए चाहिए। कंट्रोल्ड अटेंशन में बहुत पावर है। कंट्रोल्ड अटेंशन के जरिए आप खुद के बारे में अपने सारे डाउट्स दूर कर सकते हैं। लेकिन हम कंट्रोल्ड अटेंशन कैसे अचीव करें? इसके लिए आपको 5 फैक्टर चाहिए। डेफिनाइडनेस ऑफ पर्पस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंट्रोल्ड अटेंशन, ऑटो सजेशन और पावर ऑफ विल चाहिए। नेक्स्ट है इमोशन को कंट्रोल करके सेल्फ डिसिप्लिन लाना। हैरोल्ड ये सोचकर नहीं डरता कि वो पैसे का इंतजाम नहीं कर पाएगा। वो अपने डाउट और नाउमीदगी को खुद पर हावी नहीं होने देता। कम समय में पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन हैरोल्ड जानता है कि अगर उसका डर जीत गया तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। उसका डर उसे हार मानने पर मजबूर कर देगा। बाकी के जो फैक्टर्स बताए गए वो नेक्स्ट फैक्टर बनाते हैं जो है कंट्रोल्ड अटेंशन। हैरोल्ड अपना ज़्यादा टाइम और कंसंट्रेशन पैसा कमाने में लगाता है और कंट्रोल्ड अटेंशन का मतलब भी यही है। नेक्स्ट और ऑटो सजेशन। जब हैरोल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करता है जिससे वो पैसा कमा सके। अब क्योंकि वो चीज़ें रिपेयर करने में अच्छा था तो हैरोल्ड अपने आस पड़ोस में पता कर सकता था कि कहीं किसी को कोई चीज़ रिपेयर करवानी थी या नहीं, या शायद उनके बच्चों को कोई ट्यूशन दे सकता था। हैरोल्ड मैथ्स में काफ़ी अच्छा था। ऑटो सजेशंस माइंड का एक तरीका है आपको बताने का कि आप इसे किसी सिचुएशन में 1000 तरीके से कर सकते हैं। फाइनल फैक्टर है विल पावर यानी इच्छा शक्ति। आपको चाहे लगे कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो तो भी उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। आपका पक्का इरादा और डटकर लगे रहने के लिए आपका विल पावर जिम्मेदार होता है। आप यहाँ थॉमस एडिसन का ही एग्जाम्पल ले लो। थॉमस एडिसन अपनी अचीवमेंट का क्रेडिट
उन प्रिंसिपल को देखते हैं। जब उनसे पूछा गया कि उस चीज़ का नाम बताएं जो इन्वेंशन की फील्ड में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो एडिसन ने उसकी एक लिस्ट बनाई। उन्होंने उस चीज़ को डिफाइन करने पर जोर दिया जो इंसान अचीव करना चाहता है। एडिसन ने कहा कि किसी इंसान को उस पर्पस पर फिक्स रहना चाहिए जो वह अचीव करना चाहता है। उसे इस धुन के साथ उस काम में लगे रहना चाहिए कि उसे पता ही ना हो कि इम्पॉसिबल शब्द होता क्या है। उस इंसान में कंट्रोल्ड अटेंशन है क्योंकि वो उस चीज़ पर फोकस रहता है जो उसे चाहिए। वो अपने क्राफ्ट में मास्टर बनने के लिए टाइम और एफर्ट लगाता है और सेम विजन वाले लोगों से मदद लेता है। वो अपना टाइम उन चीज़ों पर कभी वेस्ट नहीं करता जो उसे सक्सेसफुल बनने में मदद नहीं कर रही है, और ना ही उसके फेलियर, कोई रुकावट या सेल्फ डाउट उसे रोक पाते हैं। ये बिल्कुल विल पावर कोई प्रिंसिपल जैसा है। ऑटो सजेशन इस तरह से ही मैनिफेस्ट होता है।